आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था लाइव क्लास में कि अब से मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो सबसे पहले तो वो स्मार्ट बोर्ड पे होंगी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी या तो एनिमेशन होगा, तो YouTube में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, पीपीटी फॉर्मेट खत्म, और अब से मैं कैमरे के सामने आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। आपको दिख रहा है ना, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। भाई देखो, वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं पहले कमेंट बॉक्स में बता दो। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? भूल जाओ भारत पाकिस्तान चाइना का कॉन्फ्लिक्ट, आप भूल जाओ उसे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो इस मुद्दे पे हो सकता है। वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, वी हैव टू अवॉइड वॉर एट एनी कॉस्ट। हम वॉर में नहीं जा सकते। वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, 1 में भी इतने ही लोग मारे गए, परेशान है सब भाई। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया कि भैया अब जो है तौबा तौबा, हमको युद्ध नहीं लड़ना है। लेकिन दोस्तों इतने खतरनाक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब वॉर की पॉसिबिलिटी दोस्तों इसलिए भी कम है। आप देख ही सकते हो कि हमारा भारत और चीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद दोनों लोग टेबल पे आए, चीजें नॉर्मल हैं। ऐसा क्यों? अगर पुराने जमाना होता ना तो दोनों आपस में भिड़ जाते, फुल स्केल वॉर होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ग्लोबली कनेक्टेड है ना, जहां पैसा आ जाता है ना। अगर मान लो कि आपका पड़ोसी आपसे बिजनेस कर रहा है और आप भी उससे बिजनेस कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, भैया रोजी रोटी चल रही है उससे आपकी, तो आप कैसे उससे दुश्मनी ले लोगे? और अगर दुश्मनी हो भी गई है तो उसको सुलझाओगे ना कि नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया हम आपसे दुश्मनी नहीं ले सकते। तो यही आज पूरी दुनिया के हालात है। वर्ल्ड वॉर 3 थोड़ा मुश्किल है, और स्पेशली रशिया। और अगर देखिए, अगर जहां रशिया जाएगा वहां अमेरिका भी जाएगा, तो जहां रशिया जाएगा वहां तो अमेरिका जाएगा ही। तो दोनों ही है न्यूक्लियर नेशन। एक न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म, पूरी दुनिया खत्म। तो ये भी लीडर्स के मन में रहता है, दिमाग में रहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 या हमको फुल स्केल वॉर तो नहीं करना, हाँ कोल्ड वॉर टाइप या प्रॉक्सी वॉर चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे जो स्टेटमेंट्स है भैया इतने खतरनाक आ रहे हैं। अमेरिका ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है कि बेटा अगर रशिया ने कुछ भी किया, अगर उसने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए जो बाइडन के कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो रशिया ने, आपको पता ही है कि रशिया के हैकर्स और चाइना के हैकर्स पूरी दुनिया में बवाल मचा के रखे हुए हैं। तो जो सोलर विंड अटैक्स हुए थे, ये जो हैकिंग अटैक हुआ था, रशिया ने सीधा सीधा व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगाया था कि बेटा तुम ही इसमें शामिल हो। दूसरी चीज ये है कि जो हिलेरी क्लिंटन हारी थी ना 2016 में, उसमें एक के बाद एक ईमेल्स को लीक किया गया था, उसमें भी रशिया का हाथ था। तो रशिया और डेमोक्रेट्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, उनकी आपस में बनती नहीं है। तो जो बाइडन ने तो सीधे बोल दिया है कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रशिया ने दोस्तों 90,000 से ज्यादा सेना को तैनात कर दिया है। 90,000 से ज्यादा सेना एकदम अटैक करने के लिए रेडी है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो न्यू ईयर पे, नए साल पे ये अटैक हो सकता है। रशिया में इन्वेड यूक्रेन। किसी को भी नहीं पता कि व्लादिमीर पुतिन के मन में चल क्या रहा है। तो आज हम पूरा सिनारियो जानेंगे कि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी है। एक लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, आपको पता ही है। थोड़ा सा प्रमोशन भाई बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए करना, क्योंकि मैं किसी से कोलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही करूंगा। आपके लिए मैं यहाँ पे हूं और आपके लिए अकेला चलूंगा। और जीएस कोर्सेज, अभी हमने इंटरनल सिक्योरिटी का नया कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों। हमने एथिक्स के कोर्स लॉन्च किया, हमने पॉलिटी का कोर्स लॉन्च किया है, हिस्ट्री खुद मैं ही पढ़ा रहा हूं। उसके बाद फिर यूपीएससी का हमने 3 साल का कोर्स लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी हमने 3 साल का कोर्स लॉन्च कर दिया है, 1 साल, 2 साल एंड 3 इयर्स, ठीक है। एक बार ये कोर्स ले लो, शानदार क्वालिटी है। GS1, GS2, GS3, GS4 करंट अफेयर्स मैंने खुद कराए हैं। एनसीईआरटी 6th to 12th पूरी कंप्लीट हम दे रहे हैं। ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग होती ही रहती है यहाँ पे। डाउट सेशन जैसे ही आप ये कोर्स को लेते हैं, आपको एक पर्सनलाइज्ड ग्रुप सॉल्व करवाया जाता है, उसमें मैं हूं, जितनी भी फैकल्टीज और जो भी फैकल्टीज दे आर वेरी एक्सपीरियंस। ऋषि सुधांशु पांडे हैं जो अभी SDM है, RAS के टॉपर, 4 बार यूपीएससी
क्रैक किया हुआ है, वेरी वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। उनके कुछ डेमो लेक्चर्स हैं एथिक्स के, आप देखिएगा मजा आ जाएगी। और एथिक्स का जो कोर्स है वो ऋषि सर ने और मानसी मैम ने साथ में मिलकर बनाया है, तो 100 घंटे से ऊपर का कंटेंट है। मुझसे जब मेरी कुछ बात हो रही थी कुछ एजुकेटर्स से, तो उन्होंने बोला था कि सिद्धांत तुम अपने कोर्सेज बहुत कम दामों में बेच रहे हो और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, तुम 1000+ आवर्स दे रहे हो और इट इज वेरी वेरी हाई क्लास, ये बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप 50-60 हजार का बेचो। लेकिन दोस्तों मेरा सिंपल सा मोटो यही है कि मुझे जितना हो सके बस उतना चाहिए जितना हम सरवाइव कर सके, क्वालिटी शानदार देनी है, थोड़ा एजुकेशन पैटर्न को मुझे बदलना है, ऐसा मेरा विजन है। तो बहुत ही कम दामों में ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। और अब तो आप इसको ईएमआई पे भी ले सकते हैं, है ना, ईएमआई का भी ऑप्शन आ गया है। देन एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दी, ज्योग्राफी की भी 11th क्लास तक मैंने कंप्लीट करा दी, 12th क्लास की अब 1-2 दिन में शायद कंप्लीट हो जाएगी, और इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीक से एनसीईआरटी शुरू होने वाली है, प्लस साइंस की भी एनसीईआरटी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। देन एनटीए पेपर 1। तो अगर आपको कुछ भी जरा सा भी डाउट हो तो ये हमारा कॉलिंग नंबर है, नहीं तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे ऐप स्टडी ग्लोज ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ओके, फिलहाल तो अभी हम सब ऐप पे ही दे रहे हैं। प्रमोशन खत्म। तो रशिया और यूक्रेन, देखो यूक्रेन सेकंड, अगर यूरोप की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, ये आप देख ही सकते हो, ये पूरा का पूरा यूक्रेन। ओके, 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है यूरोप में। अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो 4 करोड़ के लगभग यहां पे पॉपुलेशन है। यूक्रेन एक ताकतवर देश है, काफी ताकतवर देश है। यूक्रेन वैसे तो रशिया और पोलैंड के ही कंट्रोल में रहा। देखिए पोलैंड और रशिया काफी बड़े देश थे, आपको पता है, अगर आप पुराने दौर में जाओ तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर, इन दोनों में हमेशा टसल रहती थी कि हम बड़े कि तुम बड़े, फ्रांस एंड ब्रिटिश। इसमें एक और बहुत बड़ा एम्पायर था, वो था रशियन एम्पायर। ये 3 बहुत बड़े एम्पायर थे। फिर था ऑटोमन एम्पायर। ओके, तो ये 4 एंशियंट वर्ल्ड के, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के, बहुत मॉडर्न मेडाइवल वर्ल्ड के बहुत बड़े एम्पायर बन के जो है वो उभरे। अब ये जो यूक्रेन है ये रशिया के ही कंट्रोल में रहा है, काफी समय तक ये रशिया के ही कंट्रोल में रहा है। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ गया, लेनिन की शानदार एंट्री, भाई ट्रेन से उन्होंने एंट्री मारी। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, फिलहाल हम रशियन रेवोल्यूशन की बात, वैसे मैंने रशियन रेवोल्यूशन पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा। तो जब रशियन रेवोल्यूशन आया 1917 में, भाई ये पहली कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। पहली कम्युनिस्ट, कार्ल मार्क्स का जब देहांत हुआ 1880s में, 1885 में शायद हुआ था, देख लीजिएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, तो वो बहुत ही परेशान होके मरे थे। आपको पता है ना कि कार्ल मार्क्स का जब देहांत हो, इतने परेशान, भाई क्या उन्होंने फिलॉसफी दे दी, ऑल द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सब साथ में आ जाओ, इतना शोषण है। ये कैपिटलिज्म जो है ना 99% खुद रखता है, 1% तुमको देता है। उनकी थ्योरी किसी ने मानी नहीं, मर गए वो। 1917 में जब रशिया में रेवोल्यूशन आया, मार्क्सिज्म, उसके बाद क्या हुआ, कार्ल मार्क्स तो ऐसे ही मर गए, लेकिन उसके बाद जीसस क्राइस्ट या जो होली प्लेसेस है वहां पे लोग इतना नहीं जाते थे जितना लोग कार्ल मार्क्स की कब्र पे जाते थे। इतना ज्यादा फेमस होगा, और आज भी खैर फेमस ही है, ठीक है। जो इन्होंने कम्युनिज्म दिया, सोशलिज्म से निकला है कम्युनिज्म, वो एक फिलॉसफी है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। तो भाई 1917 में आ गया रशिया में रेवोल्यूशन। अब यूक्रेन हो गया फ्री। अब आपको लग रहा होगा वाह क्या बात है सर, यूक्रेन तो फ्री हो गया, मजा ही आ गई। लेकिन यूक्रेन पूरी तरीके से फ्री नहीं हुआ बेटा, क्योंकि 1917 से लेकर 1921 रशिया में चलता है सिविल वॉर। और जब रशिया में सिविल वॉर शुरू होता है 1917 से लेकर 1921 तक, बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक, बोल्शेविक जीत गए। रशिया में कम्युनिज्म पूरी तरीके से आ गया और यूएसएसआर की स्थापना हुई, ठीक है ना। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन बना। अब सोवियत यूनियन में 16 थे, ठीक है, 16 यूनियंस, इसमें यूक्रेन भी पार्ट था। अब यूक्रेन रशिया का पार्ट रहा 1991 में। आपको पता ही है कि 1991 में सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूक्रेन भी अलग हो गया। अब देखिए यूक्रेन जो है ना,
मैं आपको बता देता हूं कि यूक्रेन रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह पे है। जो भी ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आती है ना, वो यूक्रेन से ही आती है। फिर उसके अब यहाँ यूक्रेन में 2 इंपॉर्टेंट रिवर भी बहती है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर सप्लाई का काम करते हैं और स्ट्रैटेजिक तो है ही। तो अब हम ये देखते हैं कि 1991 के बाद यूक्रेन हो गया अलग, सारे ही देश अलग हो गए। अब यहां पे इंफ्लुएंस बढ़ने लगा किसका? यूरोप और अमेरिका का, नेटो। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू होता है, ठीक है। ये कोल्ड वॉर किसके बीच में होता है? ये कोल्ड वॉर होता है अमेरिका और रशिया के बीच में, ठीक है। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर शुरू होता है। अब अमेरिका चाह रहा था कि जितने देश हैं वो मेरे पास आ जाए, है ना, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। रशिया चाह रहा था जितने देश हैं वो मेरे पास आ जाए। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि कोल्ड वॉर जब अपने पीक पे था, दोनों ने ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा कर लिए और ढेर सारे देश इकट्ठा कर लिए। नेटो का जन्म होता है जो कि अमेरिका डोमिनेटेड था। अमेरिका, यूरोप, मतलब दुनिया भर की कैपिटलिस्ट कंट्रीज नेटो में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज नेटो में। इधर वार्सो पैक्ट आता है। वार्सो पैक्ट सोवियत डोमिनेटेड था। तो जब वार्सो पैक्ट को सोवियत डोमिनेट कर रहा था भाई 1991 में, तो सोवियत खत्म हो गया, ठीक है, रशिया अलग हो गया और बाकी सारे देश अलग हो गए, तो बचा क्या? नेटो। अब रशिया ये आरोप लगाता है कि भाई ये जो नेटो है ना, ये पूरी दुनिया में दिमाग खराब किए हुए है। ये क्यों, तुम्हारा यहां पे क्या लेना देना है? तुम यूक्रेन में क्यों घुसते जा रहे हो? तुम ब्लैक सी में क्यों घुसते जा रहे हो? टर्की से इन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि अगर आपने ब्लैक सी में आना है, ठीक है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन इस ट्रीटी भाड़ में गई, हमको कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो यूरोप और अमेरिका का दखल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब रशिया इससे खार खाए हुए है, समझ गए? ये हुई पहली बात, ये कहानी का पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है क्रीमिया। मैं आगे आपको दिखाता हूं। यूक्रेन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अभी हम आएंगे इस पे। यूक्रेन पहले द यूक्रेन था, लेकिन जब उसके बाद 1991 के बाद अलग हुआ, सारे के सारे ये सब बर्लिन वॉल से जुड़ा था। जब बर्लिन वॉल 1989 में ढाई गई, उसके बाद एक के बाद एक यूरोपियन नेशंस ने, मतलब जो सोवियत के साथ थे, उन्होंने आजादी घोषित कर ली। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रीमिया का मैप मैं ढूंढ रहा हूं, अगर वो मिल जाए, आई गेस ये सब मैं आपको बताता हूं धीमे धीमे, ये चीज है, ठीक है। अभी हमने रशिया और यूक्रेन की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं क्रीमिया। पहला आप समझ गए ना, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो पहला मैंने कहानी बनाई रशिया और यूक्रेन, रूसो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट 2014 से। अब बात आती है क्रीमिया की। देखिए क्रीमिया की भी कहानी वही है, यही मेन ट्रिगर है, यही इसी की ही वजह से आज जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं ना, वो हो रही है। क्रीमिया जो है वो रशिया के पास था, बहुत समय तक रशिया के पास रहा है। स्टालिन जब आया 1925 में, लेनिन की मौत हो गई। ध्यान से सुनिएगा, सोवियत में लेनिन की मौत हो गई। 1925 के बाद आ गया स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। अब जोसेफ स्टालिन का आपको पता है कि टेन्योर कितना ब्रूटल था भाई। उन्होंने हत्याकांड चलाए, यूक्रेन में मैन मेड फेमाइन। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब एक कंट्री दूसरे को डोमिनेट करती है तो उसको पूरा चूस लेती है, उसको खत्म कर देती है। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, जब पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान काफी रिसोर्सफुल था, बहुत सारे रिसोर्सेस थे, वो सारे रिसोर्सेस खींच लेते थे, अपने पास ले जाते थे और बदले में ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं, जो आज का बांग्लादेश को कुछ नहीं देते थे। सेम चीज यूक्रेन के साथ थी। यूक्रेन इतना स्ट्रैटेजिक, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक, रशिया सब कुछ यहां से ले लेता था और इनको कुछ भी नहीं देता था, ठीक है। तो इन लोग यहां पे वैसे ही बहुत ज्यादा खफा थे। अब ये जो क्रीमिया है, यूक्रेन से ज्यादा स्ट्रैटेजिक था क्रीमिया। पहले तो यूरोपियन यूनियन और नेटो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्रीमिया। दूसरी चीज है, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट है भाई, ये पूरा का पूरा ब्लैक सी है, एक्सेस मिल जाता है, यहां इधर चले जाओ, इधर पूरा यूरोप का एक्सेस मिल जाता है आपको। ट्रेड बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज के यहां पे बहुत सारे भंडार हैं। तो क्रीमिया जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक रहा है। अब देखिए क्रीमिया रहा है ऐतिहासिक, अगर इतिहास के हिसाब से चलें तो क्रीमिया रशिया का पार्ट रहा है। लेकिन 1954 के बाद रशिया से क्रीमिया हो गया अलग, यूक्रेन के पास चला गया। याद रखिएगा यूक्रेन और रशिया के क्या रिलेशंस थे। अब क्रीमिया पे बात आ रही है, तो क्रीमिया जब यूक्रेन के पास गया, मूड खराब हुआ रशिया का।
रशिया चाहता ही था कि बस हमको एक चीज मिल जाए, क्रीमिया को अपने पास ले ले, और ये हुआ 2014 में, जो मेन कॉज बना आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, ये शुरुआत जो क्रीमिया को प्रॉपर कंट्रोल करने की शुरुआत हो गई थी स्टालिन के ही समय। मैं आपको स्टालिन की इसीलिए बात बता रहा हूं। यहां पे टाटास रहते थे, टाटास, इनको खत्म करना शुरू किया, एक के बाद एक ये क्रीमिया पे इनको खत्म करना शुरू किया और रशियंस को यहां पे भरना शुरू किया। स्टालिन ने ये बोला था कि भाई जितने भी रशियंस हैं यहां पे सबको मारो, खत्म करो, और जितने भी रशियंस हैं वो यहां पे आके बस जाओ। तो अब ये हुआ कि धीमे धीमे रशिया की पॉपुलेशन क्रीमिया में बहुत ज्यादा होने लगी, रशियंस बहुत ज्यादा होने लगे, रशियंस बढ़ गए क्रीमिया में। और ये स्ट्रैटेजी होती है, एक जो ताकतवर देश है वो दूसरे देश को बोलेगा तुमको मार देंगे हम, नहीं मानेगा तो दूसरा तरीका क्या है, खत्म करो और अपने लोगों को वहां पे भेज दो, और अपने लोगों को, इतने लोगों को बसा दो कि अल्टीमेटली वो लोग ही उस एरिया को अपने कब्जे में कर ले। और यही हुआ। ठीक है, क्रीमिया रशिया के हाथ से चला गया। अब कट टू 2009 आते हैं, 2009। 2009 में क्या हुआ, एक प्रेसिडेंट आए थे, एक राष्ट्रपति आए थे, विक्टर यानुकोविच। ये इंसान, ये बनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, यूक्रेन के। अब जब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बने तो भाई ये थे प्रो रशियन, ये थे प्रो रशियन, रशिया से बहुत प्यार करते थे, रशिया को दिल दे बैठे थे ये, तो ये प्रो रशियन थे। यहां पे अमेरिका और यूरोप हर वो पॉसिबल कोशिश कर रहा था कि हम यहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। क्रीमिया जो है, क्रीमिया ने एक डील साइन कर ली थी यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि उनका भी इन्फ्लुएंस धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था। एक डील साइन कर ली थी यूरोप से कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, आप आ जाइए, हम आपसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 2013 में विक्टर यानुकोविच ने यह डील को कैंसिल कर दिया रशिया के इन्फ्लुएंस में। यहां से हो गया दिमाग खराब। अब देखिए इवेंट्स कैसे चेंज होते हैं, यहां से हो गया दिमाग खराब। फरवरी में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होते हैं। क्यों हुए ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी क्या बताया, क्रीमिया किसका पार्ट था, रशिया का, रशिया से चला गया, लेकिन अब रशिया उसको दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन इन्फ्लुएंस अमेरिका और यूरोप का ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या कि भाई क्रीमिया में जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, क्यों हुए, क्योंकि विक्टर यानुकोविच जो थे उन्होंने ये बोला कि भाई हम यूरोप से कोई डील नहीं, अमेरिका से कोई डील नहीं हम साइन करेंगे, हमारा तो सिर्फ एक ही दोस्त है, व्लादिमीर पुतिन एंड रशिया, हम बस इसी के साथ ही दोस्ती करेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। समझे? तो अब यहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बोला भाई ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। जो प्रोटेस्टर्स थे वो बोल रहे थे कि तुरंत विक्टर यानुकोविच को हटाओ, हमको नहीं पता है कौन प्रेसिडेंट है, इसको हटाओ यहां से, भगाओ यहां से। और अमेरिका इन प्रोटेस्टर्स का साथ दे रहा था। लेकिन अब देखिए 80% यहां पे रशियंस थे। मैंने आपको बताया कि क्रीमिया में रशियंस की तादाद क्यों हो गई थी, क्योंकि स्टालिन ने रशियंस वहां पे बसा दिए थे, ज्यादातर रशियंस थे। रशिया को अब एक बहुत ही बढ़िया मौका मिल गया। रशिया के पार्लियामेंट में व्लादिमीर पुतिन आए, नया लॉ लेके आए, बोला कि हटाओ, खत्म करो, क्रीमिया को इन्वेड करो। एंड रशिया 2014 में रशिया इन्वेडेड क्रीमिया। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, जीत लिया, पूरे के पूरे क्रीमिया पे रशिया का कब्जा हो गया। समझे आप? इसका एक और रीजन है भाई, जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए तो आप समझिए कि जो विक्टर यानुकोविच थे वो भागे जान बचा के अपनी जान बचा के भागे, वो डिसअपियर हो गए। तो एक नई सरकार बनाई गई, यानी कि एक तरीके से क्रीमिया में तख्ता पलट हो गया अमेरिका और यूरोप की वजह से। अब भाई रशिया के हाथ पांव पैर सब फूल गए, बोले अरे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, तुरंत फोर्सेस भेजो। इसीलिए ही रशिया ने इसको, व्लादिमीर पुतिन ने इसको बोला ये तो इल्लीगल कू है जो लोगों ने किया है, ये तख्ता पलट है भाई, तख्ता पलट, और इसको हम नहीं मानते। 2014 में, अप्रैल 2014 में हम ये देखते हैं कि क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। एक और चीज हुई, ये जो डोनेट्स्क बेसिन, डॉनबास का जो आप ये रीजन देख रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं।
हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे मैप में। ये वाला नहीं, ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। हाँ, ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये जो सेपरेटिस्ट कंट्रोल, ये देखिए, ये तो क्रीमिया हो गया। ये वाला जो एरिया है, जब क्रीमिया आजाद हुआ, भाई क्रीमिया में तख्ता पलट हो गया। वही है ना यार, जब 1991 में जब यूएसएसआर अलग हुआ था, सोवियत मतलब सोवियत टूटा था, तो प्रोटेस्ट शुरू हुए एक देश में और वो आग फैल गई। मतलब एक देश में भाई, अब अच्छा ठीक है, अगर पोलैंड आजादी ले रहा है तो लुधियाना भी आजादी लेगा, चेकोस्लोवाकिया भी आजादी लेगा। तो एक सीरीज, वही अब अगर मेरा पड़ोसी ये काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करूंगा। अगर अब क्रीमिया को आजादी मिल गई, क्रीमिया भाई वहां इलीगल coup हो गया। हम ये देखते हैं, ये जो एरिया डोनेस्ट, डॉनबास, इन्होंने भी बोला हम भी आजादी लेंगे, हमको भी चाहिए आजादी। तो यहां पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये क्यों शुरू हुए? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को आजाद करा दिया ना। समझिए आप भाई, क्या हुआ था? हुआ ये था कि रशिया जो था, रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स जीत लिया, ठीक है, 2014 में रशिया को इन्वेड कर दिया। और यहां पे जब रशिया को इन्वेड किया तो रशिया को ये थोड़ी ना बोला कि रशिया के पास है भाई। जैसे जब भारत जो है, भारत और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा है, वो बात अलग है कि हम सुबह जाएंगे शाम को पीओके हमारा हो जाएगा। लेकिन कभी पाकिस्तान उसको अपना पार्ट बोलता है क्या? जिस दिन पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारा पार्ट है, उस दिन भारत बैंड बजा देगा। भारत को एक रीजन मिल जाएगा ना कि हम पीओके को इन्वेड कर सकते हैं। ऐसे ही रशिया ने इसको ऑटोनोमस रीजन घोषित कर दिया कि भाई हमारा कुछ नहीं है। यहां तक आप समझिए, जब क्रीमिया पे रशिया ने फोर्सेस भेजी तो जो सोल्जर्स आए थे ना, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उनके पास कोई लेबल नहीं था। रशिया तो बोला था भाई हमारी फोर्सेस है ही नहीं, ये तो रिबेल्स हैं जो कि क्रीमिया के लिए लड़ रहे हैं। तो क्रीमिया ने आजादी किया, मतलब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि सब रशिया की करामात है, ठीक है। तो जब एनेक्स किया तो इधर ये वाले एरिया डोनेट्स्क, डॉनबास, ये लुहेंस, ठीक है, ओडेसा, यहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि हमको भी आजाद लेना है। भाई क्रीमिया को तुम आजाद करा रहे हो, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो तुम हमको आजादी नहीं दे रहे हो? तो यहां पे ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, अभी सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है, रशिया की बैकिंग है, पूरा सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है। और ये यूक्रेन है अलग। तो ये 2014 तक की कहानी कि रशिया ने जब क्रीमिया को अनेक्स किया। अब देखिए, जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया तो भाई अमेरिका और यूरोप बोला कि अरे 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 ये क्या हो गया भैया, ये कब हो गया? हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। अब लो, जब भी अमेरिका और यूरोप को कोई चीज नहीं भाती है, वो लोग लगाते हैं सैंक्शंस। तो अमेरिका ने बोला अब लगाएंगे तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस। अमेरिका और यूरोप ने एक के बाद एक रशिया पे सैंक्शंस लगाने शुरू किए। रशिया ने बोला, व्लादिमीर पुतिन ने बोला लगाते हैं, क्या लेना देना है यार। भाई देखो, यूरोप और अमेरिका और ये जो पूरा रीजन है ना, ये आप समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रेड बहुत होता है। अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया को काफी कुछ बेचते हैं। ऑयल में भी अगर आप देखो, तेल में भी, तो अमेरिका ने इस समय बाजी मार रखी हुई है। तो अमेरिका और बाकी ये देश दूसरों को बेचते हैं। सैंक्शंस लगेंगे तो कमर टूट जाएगी, जैसे ईरान की टूटी। ईरान की बैंड बजी हुई, ईरान टेबल पे आया। ईरान क्या लगा कि भैया सैंक्शंस हटाओ हमको, जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। रशिया की भी बैंड बजी हुई है। रशिया के पास कुछ पैसे से थोड़ी ना इतने ज्यादा रिसोर्सेज जो हैं, जो रशिया बेचता था। यूक्रेन को वैसे भी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जैसे पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है ना, मतलब इंडिया बोला जाता है, वैसे यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो आप समझिए कि जब इधर क्या कहते हैं, मैं कहा था, हाँ, तो जब ये यूक्रेन है, ठीक है, जो रशिया है, तो भाई जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो बुरे हैं, बहुत बुरे होते हैं, नहीं आप सरवाइव कर सकते। तो रशिया के ऊपर एक के बाद एक सैंक्शंस लगा दिए गए, तो रशिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी आप कंट्रोल ओवर सेटलमेंट, ये लिबरेटेड है, ये देखिए, अरे यार मैं पेन है ना। तो ये कंट्रोल ओवर सेटलमेंट्स की बात करें तो टेररिस्ट लोकेशंस और टेररिस्ट लॉसेस, ये आप यहां पे देख सकते हैं। ये रेड में आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, प्लेसेस ऑफ आर्म्ड क्लैशेस बिटवीन यूक्रेन एंड दी टेररिस्ट। ये वाला जो सेपरेटिस्ट वाला, ये वाला जो एरिया है ना, ये है सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में, और ये है यूक्रेन। तो अब यूक्रेन और इनकी भी बहुत ज्यादा टसल चलती रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑफ द, अगर आप देखें पर्दे के पीछे काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है। तो अब 2014 तक, तो जब 2014 में क्रीमिया पे रशिया ने अनेक्स किया, वहां से रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई।
ठीक है। अब डर ये लगने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन को रशिया एनेक्स कर ले, और ये डर जो है वो बना रहा, है ना। तो कई चीजें हुई इस इन बिटवीन, बहुत ज्यादा चीजें हुई। एक और चीजें हुई, यूरोपियन यूनियन, अब अमेरिका को लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ बहुत मतलब कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो अमेरिकन यूनियन और अमेरिका जो है ब्लैक सी में अपनी पैठ जो है वो बढ़ाते रहे। एक और चीज बताता हूं क्या हुआ। देखिए सोवियत के जो देश थे ना वो अमेरिका के साथ जुड़ गए। जब तक 1991 कोल्ड वॉर चल रहा था तब तक तो एक बाइलेटरल वर्ल्ड था, लेकिन अब एक यूनिलेटरल, अमेरिका दुनिया का पापा बन गया। तो अब अमेरिका से जितने भी जो रशिया के साथ थे, जैसे लुधियानिया हो गया, पोलैंड हो गया, वो अमेरिका में नेटो में जुड़ गए। तो रशिया, व्लादिमीर पुतिन का वैसे ही मूड खराब था कि भाई ये अमेरिका हमारा कट्टर दुश्मन और हमारे सारे साथियों को लेता जा रहा है, हम ऐसा नहीं, ये ना चल दे। तो यही चीज हुई। तो अब उसके बाद यहां पे भाई अभी भी रशिया कहता है कि देखो हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन नेटो फोर्सेस जो हैं वो वेस्ट में एडवांस नहीं करेंगी। अभी आप समझिए कि ब्लैक फाइटर्स के ऊपर जेट्स उड़ रहे हैं, वहां पे वॉरशिप्स आ रहे हैं, ये नहीं कर सकते, टर्की से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका बोलता भाड़ में जाए तुम्हारी परमिशन, हम तो जो भी है लेकिन हम यहां पे यूक्रेन को बचा के ही रहेंगे। ओके, तो ये चीज है। तो वही जियोपॉलिटिक्स पूरी की पूरी बदल गई। जब क्रीमिया को अनेक्स किया तो पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई, और ये रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी जो है वो कंटिन्यूड है 2014 के बाद से। हाँ, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जितनी भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी सब रोक दी गई, एवरीथिंग, रशिया को कुछ नहीं मिला। अब देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन, तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए 2016 में, रशिया की मदद से है, क्यों रशिया की मदद से है ना तो रशिया के ऊपर आरोप लगा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने मदद की है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो पता नहीं कैसे आदमी, तो उनकी पूरी सरकारी ट्विटर से चलती थी। तो ऐसा लगा, और ऐसा लगा कि ऐसा हुआ भी कि अब अमेरिका और रशिया के रिलेशंस अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, हुए भी। लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई, और मैंने क्या बताया था, याद करिए सबसे शुरुआत में, डेमोक्रेट्स, मैंने बताया था कि रशिया और डेमोक्रेट्स, अमेरिका नहीं, डेमोक्रेट्स का नाता बहुत अच्छा नहीं रहा है। भाई कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? रशियन हैकर्स ने हिलेरी क्लिंटन को हरवा दिया 2016 में। हिलेरी क्लिंटन की हालत खराब, हार गई, डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो आप खुद ही सोचिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अच्छा रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो अब जो बाइडेन ने बोला आ जाओ मैदान में, आ जाओ व्लादिमीर पुतिन, मैदान में आ जाओ, मैदान में आ जाओ, ठीक है। तो अब वही इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी और भी दिक्कत बहुत ज्यादा है। पीस डील, ऐसा नहीं है कि कई बार, देखिए यूक्रेन की मिलिट्री ताकतवर है, आप ऐसा मत समझिएगा कि यूक्रेन की मिलिट्री बहुत ज्यादा कमजोर है, बट कंपेयर टू रशिया इट्स नॉट दैट पावरफुल, वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो ये 2014 से लेकर 2021 अभी तक जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, मैंने बताया ना कि थोड़े बहुत प्रॉक्सी वॉर होते रहते हैं, यूक्रेन को दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप का साथ है यूक्रेन को, इसलिए यूक्रेन को भी हिम्मत मिलती है कि रशिया हमको इन्वेड नहीं करेगा। ओके, और मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, और क्रीमिया तो खैर रशिया के पास है ही, भले उसको ऑटोनॉमस रीजन है जो भी बोलता है, लेकिन उसको पास है ही। तो एग्रीमेंट जो है अब यही है कि यहां पे बहुत सारे मिलिट्री डिफीट्स के बाद हम ये देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी ने एक ब्रोकर पीस डील साइन की थी फरवरी 2015 में बेलारूस कैपिटल ऑफ मिन्स्क में, ठीक है। और ये एक डिप्लोमेटिक कू था फॉर रशिया, मतलब कि वी विल ग्रांट यूक्रेन एवरीथिंग एंड डिक्लेयर एन एमनेस्टी फॉर दी रिबेल्स। खेल खत्म, पैसा हजम, कि भाई देखो क्रीमिया में जो भी रिबेल्स लड़ रहे हैं, क्रीमिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनको एमनेस्टी देंगे। यूक्रेन में जितने भी रिबेल्स हैं, जो भी भाई एक तरीके से यूक्रेन के साथ हैं, हम उनको सब कुछ देंगे। रशिया का मूड खराब, रशिया ने बोला कि भाई मैं जो भी कर रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन ने सोचा ही होगा ये ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका सब उसको उल्टा ही कर दे रहे हैं। आपको एक और चीज बता दूं, पहले G8 था, G8, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा के इतनी तगड़ी कार्रवाई की है, अब ये G7 हो गया है। सबसे पावरफुल नेशन है ना G7, इसमें कौन कौन है? ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और अमेरिका। पहले रशिया भी था, रशिया को लात मार के भगा दिया, भागे यहां से।
तो 2014 में रशिया जो है गया वो, ठीक है। तो अब ये जितने भी देश है ना, ये सबसे पावरफुल देश हैं और ये बस यही कोशिश करते हैं बस हम यूक्रेन का साथ देंगे। तो ढेर सारी मतलब बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, पीस डील साइन हुई, डिप्लोमेटिक कू हुआ, ठीक है, कि डिप्लोमेटिक तरीके से हम यूक्रेन को सपोर्ट देंगे। ये आप देख ही सकते हैं। ये जो डील साइन हुई थी ये किसी को नहीं पसंद आई, मिक्स डील। भाई इसलिए नहीं पसंद आई ना, देखो जब जैसे पीओके है, अब यहां पे ब्रिटेन फ्रांस ये बोल रहे हैं कि भाई हम एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, रिबेल्स को हमारा फुल सपोर्ट है। यूक्रेन ने भी बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? आप एक बात बताओ कि पीओके को कल पूरी दुनिया बोले कि भाई देखो हम रिबेल्स को पूरा सपोर्ट देते हैं और भारत को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और पूरी ऑटोनॉमी दे दे, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, लोग भड़क जाएंगे। तो यहां पे लोग जो है वो भड़क गए, बोला कि हम इस डील को नहीं मानते। फिर दोस्तों 2017-18 तक ये सब बकवास चलती रहती है, लेकिन फिर 2019 में आते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। भैया ये जो आए हैं, जब नया नया कोई लीडर चुन के आता है, बोलता है करप्शन खत्म, वॉर खत्म, देश खत्म नहीं, दूसरा देश खत्म, तो यही होता है। तो इन्होंने बोला कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, रशिया से कॉन्फ्लिक्ट एंड कर दूंगा, एक के बाद एक डील साइन करूंगा, जो कि इन्होंने किया भी। लेकिन बेटा ये रशिया है, रशिया खतरनाक है। व्लादिमीर पुतिन जासूस रहे हैं, आपको पता है ना, बहुत ही गरीबी में उनका जीवन बीता है, बहुत खतरनाक जासूस रहे हैं। इस समय बड़ी करप्शन का उनके ऊपर आरोप लगता रहता है, आपको पता ही है। अलेक्सी नवाल्नी को तो भैया कितनी बार उन्होंने नोवाचोक से मारने की कोशिश की, कितने सारे उन्होंने हथकंडे अपना लिए। अगर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है, साम दाम दंड भेद, या तो इस तरीके से या उस तरीके से मारने की कोशिश करता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे जब हम आएंगे। तो इन्होंने बोला कि हम सब कुछ बदल के रख देंगे, 1 मिनट में जज्बात बदल दिए, सब बदल के रख देंगे, ठीक है। तो दिसंबर 2019 में रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब पेरिस में मिले और यही बोला था कि भाई ये 2015 की पीस डील है, हम इसको रीअफर्म करते हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मतलब कुल मिला के समझिए कि सिचुएशन बहुत ही खराब है, अभी तक इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकला ही नहीं है। अब देखिए कट टू प्रेजेंट टेंशंस क्या है? प्रेजेंट टेंशंस ये हैं कि रशिया तो चाहता ही है कि सब हमारा हो जाए। अब रशिया को डर एक तो ये लग रहा है कि अमेरिका और नेटो का इन्फ्लुएंस जो है वो इस रीजन पे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन इन लोगों की बात भी बहुत ज्यादा मान रहा है। तो इसमें 2 इंसिडेंट के नाम दूंगा मैं। सबसे पहले तो अभी जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई है, पोलैंड क्राइसिस, इसमें एक देश है बेलारूस, इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये 1980 से अभी तक लगभग 30 साल हो गए, इन्होंने सीट नहीं छोड़ी है। अभी 2020 में फिर से इलेक्शन हुए थे, ठीक है। ये एकमात्र यूरोप का देश है जहां पे डिक्टेटरशिप है। तो अभी फिर से इलेक्शन हुए थे। इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने ये 99% इनको वोट मिले, 90% से ज्यादा, 100 में से 90 लोगों ने इनको वोट दिया। करप्शन आपको पता ही है, डिक्टेटरशिप जहां होती है, जहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, वहां पे तो इलेक्शन खाली नाम मात्र के होते हैं। अब लोगों ने बोला कि भाई बेवकूफ समझ रखा है हमको, लोग रोड पे आ गए, एक्टिविस्ट रोड पे आ गए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक एक को पकड़ पकड़ के मारा, टांग तोड़ के अंदर डाल दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो अभी क्या हुआ है कि हालांकि इसके मेन विलन व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन मैं आपको बताता हूं अभी क्या हुआ है कि पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, यहां सब पे माइग्रेंट क्राइसिस हो गई है। मिडिल ईस्ट से, सीरिया से, इराक से इन्होंने लोगों को पकड़ा और उठा के पोलैंड के बॉर्डर पे डाल दिया, है ना। अब ये पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन, ठीक है, यहां पे सब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं लोग, ये आने की कोशिश कर रहे हैं अंदर, लेकिन बॉर्डर पे पुलिस तैनात है, मिलिट्री तैनात है। कैसे इतने लोगों को आने दें? कल को भारत के बॉर्डर पे ढेर सारे लोग खड़े हो जाएं, हम कैसे इतने सारे लोगों को आने दें? और क्या पता इनमें से कितने लोग आतंकी हो या क्या हो, वी डोंट नो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही खतरनाक होगी। अब इसको बोला जा रहा है ये भाई अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया, ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया। दूसरी चीज, यहां के मेन विलन व्लादिमीर पुतिन, ऑर्डर यहीं से ही आया होगा। यूरोप को डीस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश, यूरोप को डीस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश किसने की? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के चेले कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, टकलू अंकल। ओके, तो ये चीज है। हालांकि मेरे भी बाल कम ही हो रहे हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस, अब ये पहली बात हुई। अब दूसरी चीज ये हुई है कि रशिया जो है वो अपने ट्रूप्स को बढ़ाने लगा है।
कुछ ही दूर 90 किलोमीटर दूर यूक्रेन के बॉर्डर से रशिया ने 90,000 से ज्यादा ट्रूप्स को तैनात कर दिया है। इतने सारे ट्रूप्स, रशिया बोलता है छुट्टी मनाने जा रहे हैं यार, कुछ नहीं बस जा रहे हैं, वड़ा पाव खा के आएंगे, हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत कैसे नहीं है? अभी व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन की बात हुई, काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, तो अमेरिका ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो, अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। कल ही नेटो का स्टेटमेंट आया है कि हम हर तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, और अगर रशिया कुछ भी ऐसा करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रशिया ऐसा करेगा। क्यों? अमेरिकन इंटेलिजेंस कभी गलत नहीं होती है, 99% सही होता है वो, उनका जो कहना है। उन्होंने बोला है कि 2022 के अर्ली में, यानी कि अभी जनवरी फरवरी में रशिया यूक्रेन का काम तमाम कर देगा। रशिया जो है यूक्रेन को इन्वेड कर देगा, और अगर ऐसा हुआ है तो पूरी दुनिया में बवाल मच जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये गैस पाइपलाइन जो पूरी की पूरी जाती है, अगर रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम हार्ड हिटिंग सैंक्शंस लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो रशिया को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो रशिया फिर गए चाइना के पास। तो जो रशिया ने यूरोपियन यूनियन या अमेरिका से डील साइन की थी, अब उसने चाइना से डील की हुई है। चाइना के साथ है पाकिस्तान, आपको पता ही है, चाइना के साथ है पाकिस्तान। तो अब जो डायनेमिक्स हैं, अगर हम करेंट डायनेमिक्स की बात करें, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अभी रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये साथ में आते हुए दिख रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका भिड़ जाएंगे रशिया से डायरेक्ट, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी एक के बाद एक अपने जो वॉरशिप्स हैं, फौज है, वो भेजने, वो भी तैयारी है पूरी की पूरी। और बार बार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चेतावनी दे रहे हैं रशिया को कि तुम यूक्रेन को इन्वेड नहीं करोगे। अगर तुमने यूक्रेन को इन्वेड किया, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं दोस्तों, तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना, है ना। अब अमेरिका के साथ है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट कुछ कह नहीं सकते भाई जियोपॉलिटिक्स में। अगर यूक्रेन को अटैक किया रशिया ने, तो ये जो ग्रुप है, डेमोक्रेसीज का ग्रुप वर्सेस ये वाला जो ग्रुप है, ये आपस में तगड़े तरीके से भिड़ जाएंगे। हो सकता है इतना भयानक डेवास्टेशंस ना हो, रशिया तो इन्वेड कर देगा यूक्रेन को, रशिया तो यूक्रेन को जीत लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो देखने लायक है, वो खतरनाक होगा। अब ज्यादातर यही बोल रहे हैं कि अगले साल ही रशिया यूक्रेन का काम तमाम करने वाला है। तो रशिया यूक्रेन का काम तमाम करेगा, इधर अमेरिका रशिया का काम तमाम करेगा, इधर अमेरिका रशिया का काम तमाम करेगा, अमेरिका यूरोप भिड़े हुए हैं, उधर चाइना फिर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से अनस्टेबिलिटी को जन्म देगा, और अगर अनस्टेबिलिटी फैलेगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी भारत को, क्योंकि भारत जो है बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है जिसमें ऑयल गैस है, तो महंगाई बढ़ती है। वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी, वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, वर्ल्ड वॉर 3 मुझे नहीं लगता होगा, है ना। लेकिन वही है कि कुछ कह नहीं सकते। अगर हुआ, अगर इनकेस वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वो इसी रीजन पे ही होगा, इसी यही रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में ही होगा, और कोई वो नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि रशिया ने तगड़े ट्रूप्स, उन्होंने पूरी आर्मी को ऑर्गेनाइज कर लिया है, और यूक्रेन के बॉर्डर के जस्ट बगल में ही, मतलब सटा हुआ वहीं पे सब खड़े हुए हैं। जिस दिन व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर देंगे तो रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देगा। इधर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी एकदम, उन्होंने सब स्ट्रैटेजी बना ली है। अब वही है कि देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल हमारा काम यही है कि आप तक न्यूज बताना। तो भाई देखो, ये मेरा पहला प्रॉपर एनालिसिस था स्मार्ट बोर्ड पे। ओके, मैंने बताया था कि अब मैं स्मार्ट बोर्ड पे ही लेक्चर लूंगा, तो आप बताना मुझे कि आपको कैसा लगा। पहला है, हो सकता है थोड़ा बहुत गलतियां भी हो गई हूं, बट ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। अब जितने भी लेक्चर्स होंगे या तो एनिमेटेड होंगे या फिर हम ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड पे ही करेंगे, कैमरे के सामने ही करेंगे। अब मुझे बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, अगला आपको प्रॉपर एनालिसिस कौन सा चाहिए। फिर एक और चीज मैं सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि हर दिन रात 9 बजे मैं 2 चीजें करूं, नहीं 2 चीजें नहीं करूंगा, एक ही चीज, लेकिन आपको बतानी होगी मैं क्या करूं। रात 9 बजे, रुको मैं थोड़ा सा यहां पे आ जाता हूं, हाँ यहां पे सही है। या तो जो दिन का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है,
या तो मैं वो पढ़ाऊं, नहीं तो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं 5-6, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर कर दूं। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से मैं क्या करूं। या तो जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है पूरे दिन का, उसमें मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर ले लूं, सेशन ले लूं, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे मैं कवर कर दूं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कैसा रहा सब कुछ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।